वो आज दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 कंट्रीज वो रशिया और चाइना है, अमेरिका नहीं है। और रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। अब बात आई ईरान की कि ईरान के पीछे चाइना और रशिया क्यों खड़े हैं। उसका कारण बहुत सीधा सा है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, और ग्लोबल साउथ में चाइना और रशिया भी शामिल है, और उसमें ईरान भी शामिल है। ईरान जो है वो फुल मेंबर है ब्रिक्स का, ईरान है फुल मेंबर एससीओ का। तो अगर ईरान जीतता है, जो जीतेगा, तो क्या इसका मतलब हुआ कि ईरान तो डोमिनेंट पावर बन जाएगा वेस्ट एशिया में, पर जो इन्फ्लुएंस है चाइना और रशिया का, अमेरिका का कम होगा, उनका बढ़ जाएगा, और फिर जो है जो ग्लोबल साउथ है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नई सोच के साथ आएगा कि एवरीथिंग शुड बी अंडर द यूनाइटेड नेशंस। इट शुड नॉट बी अ वर्ल्ड जहां पे रूल सिर्फ अमेरिका बना रहा है, खुद बनाता है, खुद तोड़ता रहता है, वो नहीं चलेगा। तो ऐसे करके तो ये मकसद है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं आज वेस्ट एशिया में, जिसकी यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई भी बात नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, वो यही है कि यहाँ पे ये बेसिकली बरियल हो रहा है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का, अमेरिका की शिकस्त से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना। इसीलिए चाइना और रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान ने बताया है कि उसके पास लड़ाई करने की ताकत है, विल टू फाइट है, और ईरान ने बताया है कि उसकी एक सिविलाइजेशन है। विल टू फाइट सिविलाइजेशन से आती है। तो पाकिस्तान को आज जो तीनों मुल्क है बड़े बड़े देश में, मुल्क में, सॉरी, इन द वर्ल्ड, 3 ग्रेट पावर्स, चाइना, रशिया और अमेरिका, तीनों का रिश्ता जो है अमेरिका, ये पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है। हमारा है ही नहीं। चीन के साथ हमारा नॉर्मल रिलेशन नहीं है, और रशिया के साथ हमारा ऐसे ही है, डिंग डोंग टाइप का। और हम अमेरिका के बीच में बैठे हुए हैं, और अमेरिका हमें, जैसे मैंने आपको कहा था, अमेरिका किसी को बराबरी समझता ही नहीं है। तो ये वैसल स्टेट ही तो हुए। मैं जब सड़क पर लोगों से मिलता हूँ, यहाँ तक कि अपने कई विद्यार्थियों से भी मिलता हूँ, तो उनका यह ख्याल है कि हमारी ताकत दुनिया में बहुत बढ़ गई है। अब हमारी बहुत पूछ होने लगी है, सारे लोग हमें पूछते हैं, और इस समय वो खासे कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है और ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। अब देखिए, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे कि अभी जयशंकर ने कितने सालों साल बोला कि हम विश्वामित्र हो गए। अब वो कहाँ है विश्वामित्री, आप दिखाइए हमें। वही आपको कौन है जो आपको वो पाकिस्तान के साथ कहते हैं हम वहां पे जाके करेंगे वेन्यू। अमेरिका इजराइल के बारे में करीब करीब सभी लोगों को पता है कि उसकी ताकत क्या है, उसके पास किस तरह के सबमरीन हैं, किस तरह के जहाज हैं, किस तरह के बॉम्ब हैं। क्या ईरान के बारे में भी कुछ ऐसी खबरें लोगों के पास हैं कि ईरान की अपनी ताकत क्या है? कि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसकी 2 वजह हैं। एक कि एक तरफ आप लोगों जैसे एक्सपर्ट के माध्यम से ये सुना कि 5th जनरेशन वॉर का समय आ गया है, या उससे भी एडवांस के समय में चल रहे हैं। वैसे समय में ईरान बहुत ही लो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके, जो कि रडार में पकड़ में नहीं आ रही है, और वो उसकी स्पीड भी कम है और उसकी हाइट भी, वो काफ़ी नीचे उड़ता है, वो जाकर हिट कर दे रहा है। एक तो, और दूसरा कि अभी उसने 2 दिन पहले जिस तरह के क्लस्टर बम से थोड़े अलग किस्म के, जो गिरने से पहले 4 टुकड़ों में डिवाइड होकर अपने टारगेट्स को रीडिफाइन करती है और जाकर हिट करती है। तो ये दोनों चीज़ें, जहाँ की एकदम लो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना, और ऊपर से उसके पहले उसने सोनिक और हाइपरसोनिक का इस्तेमाल किया, और अभी 2 दिन पहले उसने जिस तरीके से जो रीडिफाइन करने वाले जो बम्स को इसने इस्तेमाल किया ना, तो इसको देखकर समझ में नहीं आ रहा कि ईरान इस तरह की कैपेबिलिटी में खड़ा कहाँ है, चाहे वो मदद किसी की भी हो। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपसे बोला ना, ये लो टेक्नोलॉजी पूरी नहीं है, एसिमेट्रिकल है, लो टेक्नोलॉजी नहीं है। उसका मतलब ये होता है कि अब जैसे थोड़े से और अगर मैं डिटेल में जाऊं, तो जो मिसाइल्स होती हैं, वो सारी जो मिसाइल्स होती हैं, क्रूज मिसाइल जिसको हम बोलते हैं, तो ग्राउंड से लेके और 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक चलती हैं। अगर 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड के आगे स्पेस शुरू हो जाता है, तो 20 से लेके और 100 किलोमीटर की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं नियर स्पेस, और वहां पर अभी तक लड़ाई नहीं होती थी। उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। वो आज दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 कंट्रीज वो रशिया और चाइना है, अमेरिका नहीं है। और रशिया और चाइना जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पर वो टेक्नोलॉजी है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि आपके पास जो टॉमहॉक्स हैं, हमारे पास ऐसी चीज है जिसको वो एडवांस मिसाइल बोल रहे हैं,
जिसको वो बोल रहे हैं कि जब ये होली मंथ और रमजान खत्म होगा उसके बाद हम ऑफेंस शुरू करेंगे, तो वो ये मिसाइल आएंगी, वो मिसाइल जिसमें उनकी चाइना और रशिया ने मदद करी है, जो बहुत आसान है। रशिया जो है उसके जहाज आते हैं कैस्पियन सी से, सीधा ईरान पहुंचेंगे, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर 1 कंट्री है। जी, जी, जी। जी जी देखिए एक सवाल जो ज़्यादातर जगहों पर पूछे नहीं जा रहे हैं, मगर मुझे पता नहीं कि ये कितना रेलेवेंट होगा, मगर हमेशा आप जैसे एक्सपर्ट ने इस बात पर ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि वॉर का एक मकसद होता है। उसमें परसेप्शन भी इम्पोर्टेंट है ना, टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है ना, मगर उससे बड़ी बात है कि मकसद। तो हम हमेशा अमेरिका और इजराइल के एग्रेशन की बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को का साथ लेते हुए ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर क्या इसको किसी और तरीके से भी देखा जा सकता है कि इसमें जो फायदा है, जिसके फायदे वाला जो मकसद जिसको कहा जा सकता है, उसमें रसिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल सबके कोई ना कोई फायदे हैं, जिसके मोहरे ये तमाम कंट्री, चाहे यूक्रेन हो या ईरान हो या कोई और कंट्री हो, वो बनता चला जाता है। देखिए, जहां तक इजराइल का सवाल है, उसका मकसद आप भी जानते हैं, वो तो बात हो गई। जहां तक अमेरिका का है, उसमें सिर्फ दिमाग में एरोगेंस है और कोई मकसद नहीं है कि मेरे को बस जो है जो मिल जाए मुल्क, कभी यहाँ से प्रेसिडेंट उठा लेंगे, कभी हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए ये एक कारण है कि आज जो है उस देश का वो गिर रहा है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि जो उसकी मिलिट्री पावर है वो अभी नई वॉर के लिए है नहीं ठीक। अब बात आई ईरान की कि ईरान के पीछे चाइना और रशिया क्यों खड़े हैं। उसका कारण बहुत सीधा सा है कि जैसे मैं आपसे कह रहा था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, और ग्लोबल साउथ में चाइना और रशिया भी शामिल है, और उसमें ईरान भी शामिल है। ईरान जो है वो फुल मेंबर है ब्रिक्स का, ईरान है फुल मेंबर एससीओ का। तो अगर ईरान जीता है, जो जीतेगा, तो क्या इसका मतलब हुआ कि ईरान तो डोमिनेंट पावर बन जाएगा वेस्ट एशिया में, पर जो इन्फ्लुएंस है चाइना और रशिया का, अमेरिका का कम होगा, उनका बढ़ जाएगा, और फिर जो है जो ग्लोबल साउथ है वो कंसोलिडेट हो जाएगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नई सोच के साथ आएगा, वो एक अलग सोच है। जैसे मैंने आपको एक उसकी एग्जांपल दी है कि नो एक्सपोर्ट ऑफ आइडियोलॉजी, ये एक बात है, इसमें और भी कई 5-6 बातें हैं कि एवरीथिंग शुड बी अंडर द यूनाइटेड नेशंस। इट शुड नॉट बी अ वर्ल्ड जहां पे रूल सिर्फ अमेरिका बना रहा है, खुद बनाता है, खुद तोड़ता रहता है, वो नहीं चलेगा। तो ऐसे करके तो ये मकसद है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो सबसे बड़ी बात हम देख रहे हैं आज वेस्ट एशिया में, जिसकी यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई भी बात नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से, वो यही है कि यहाँ पे ये बेसिकली बरियल हो रहा है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का, अमेरिका की शिकस्त से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनना। इसीलिए चाइना और रशिया जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान ने बताया है कि उसके पास लड़ाई करने की ताकत है, विल टू फाइट है, और ईरान ने बताया है कि उसकी एक सिविलाइजेशन है। विल टू फाइट सिविलाइजेशन से आती है, ये ऐसे नहीं आती कि जो आपकी सिविलाइजेशन है आप उसको नाकारा करते रहो। आप ये कह दो कि नहीं साहब, मेरी सिविलाइजेशन तो सिर्फ वैदिक एज ही है और कुछ है ही नहीं, बीच में कुछ था ही नहीं। तो ये सिविलाइजेशन नहीं होती है। ये वो मुल्क है जिनमें एक कॉन्टिन्यूटी है, जो मानते हैं कि हमने हर सिविलाइजेशन से या अपनी एक सिविलाइजेशन से जो विजडम आई है उसको हमने इम्बाइब किया है, उससे सीखा है, उससे लड़ाई भी सीखी है, सोच भी सीखी है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप लड़ाई करो, पहला असूल लड़ाई का होता है नो योर एनिमी। उसका मतलब ये होता है कि उसकी मिलिट्री काबिलियत के अलावा उसमें लड़ाई करने का जज्बा क्या है, उसकी सोच क्या है, आप पहले वो समझ लीजिए, नहीं तो आप लड़ाई हार जाएंगे, सीधी बात है। अगर हम अपने मुल्क की तरफ आ जाएं जी बातचीत के इस तकरीबन आखिरी दौर में, तो उसके पहले एक और स्पष्ट था कि ईरान अपने आसपास के मुल्कों पर मिसाइल दाग रहा है। तो लोग कह रहे हैं ये बहुत बुरी बात है, वो मुल्क भी कह रहे हैं ये बहुत बुरी बात है, भाई आप हम पर क्यों मिसाइल दाग रहे हैं, ये आपका उनका झगड़ा है और आप हम पर मिसाइल दाग रहे हैं। भारत ने भी जो सबसे पहले अपना बयान दिया वो इसके खिलाफ था कि ये हमला नहीं होना चाहिए। भारत ने ईरान पर हमले के खिलाफ बयान नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने और बाकी लोगों ने फ़ोन किया इन देशों को
कि ये हमला बुरा है। तो और बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि भाई जब इन दोनों का झगड़ा है तो आप तीसरे को क्यों मार रहे हैं। तो एक तो यह स्पष्ट करना कि ये जो देश हैं अरब देश, ये इस युद्ध में किस प्रकार शामिल हैं, नंबर एक ये। और उसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि भारतवर्ष की जो भूमिका इसमें है वह, उस भूमिका को हम कैसे समझें। आज भारत के रक्षा मंत्री का बयान आया है कि भारत दलाल नहीं है, और हम इस पर थोड़ा आगे बात करेंगे कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो मध्यस्थता करेगा। अभी ये बहुत स्पष्ट नहीं है, और इसको लेकर भारत चिढ़ गया है और उसने कहा कि पाकिस्तान दलाल है लेकिन हम दलाल नहीं है। तो मध्यस्थता और दलाली, इसमें क्या फ़र्क होता है यह भी। लेकिन हम क्रमवार अगर शुरू करें कि ये जो बाकी मुल्क हैं, फिर भारत की जो प्रतिक्रिया है, उसको कैसे हम समझें। देखिए, जो ये बाकी जीसीसी के मुल्क हैं, ये जो हम बात करते हैं ना, 70,000 आज फौज है अमेरिका की वेस्ट एशिया में, करीबन 50-55 हज़ार तो यहीं पर ही है, इनकी बेसिस में है। मिसाल के तौर पे जो कतर है, कतर छोटा सा मुल्क है, वहां पर उनका जो सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, मतलब 10,000 अमेरिकी सैनिक वहां बैठे हैं। फिर हम देखते हैं इसको बहरीन को। बहरीन जो है, वहां पर उनकी जो 5th फ्लीट है, वो नावी बेड़ा है, उसका हेडक्वार्टर वहां पर है। तो कहने का मतलब ये है कि वहीं से तो वो दाग रहे हैं। तो जो ईरान बोल रहा है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जीसीसी कंट्रीज के साथ, क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आपके सॉइल पर हैं और वहां से हमें दागा जा रहा है, तो हम रिटेलिएट वहीं करेंगे। सारी बात यहां से शुरू हुई, जो बहुत लॉजिकल है, रीजनेबल है। आप इनको यहां से हटा दीजिए, अगर यहां नहीं होते तो हम क्यों दागते आपको। ये तो ये बात हो गई। अच्छा, जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, देखिए हिंदुस्तान बिल्कुल जड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, और उसमें अगर किसी को कोई भी शक था तो वो 25 फरवरी को क्लियर हो गया था, जब प्रधानमंत्री इजराइल गए थे। 25 फरवरी वो वक्त था जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बहुत सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज इकट्ठी कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री का जाने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, अगर आप चले गए, इसका मतलब ये होता है कि आप लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं, आपने अपनी साइड चुन ली है, दिखा दी है। तो अगर आपने साइड चुन ली है तो आप मीडिएशन कैसे कर लेंगे? आप ये बता दीजिए, आप न्यूट्रल तो है ही नहीं। अब जहां तक सवाल है ये दलाली का, ये मेरे ख्याल में नहीं, जो सच बात है, ये जयशंकर की फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन है कि वो कबूल नहीं करने को तैयार है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो वो गाइड करता है, वो एकदम गलत यहां पर साबित हो गई है। देखिए, ऐसा होता है, बात दलाली, देखिए ये अब टॉक्स हो कि ना हो, यहां पर वो दूसरी बात है, उसको हटाइए। मेन बात ये होता है कि मीडिएशन किस जगह पर होता है। वो उसी जगह पर होता है, उसी कंट्री में होता है जहां पर कि सारी पार्टीज को लगता है कि ये जो है न्यूट्रल पार्टी है, ये ना इसके साथ है ना उसके साथ है। तो पाकिस्तान को आज जो तीनों मुल्क है, बड़े बड़े देश में, मुल्क में, सॉरी, इन द वर्ल्ड, 3 ग्रेट पावर्स, चाइना, रशिया और अमेरिका, तीनों का रिश्ता जो है अमेरिका, ये पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है। हमारा है ही नहीं। चीन के साथ हमारा नॉर्मल रिलेशन नहीं है, और रशिया के साथ हमारा ऐसे ही है, डिंग डोंग टाइप का। और हम अमेरिका के बीच में बैठे हुए हैं, और अमेरिका हमें, जैसे मैंने आपको कहा था, अमेरिका किसी को बराबरी समझता ही नहीं है। तो ये वैसल स्टेट ही तो हुए। तो ये दलाली जो है, इसमें तो आप अलग प्रोग्राम करिएगा, मैं भी सोच रहा हूँ करने का एक अलग ही वीडियो इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है, ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है। और जो ऑल पार्टी के वहां लोग थे, अब उनको नहीं मालूम है कि सवाल क्या पूछने हैं, तो वो नहीं पूछ पाए। अब वो दलाली का क्या मतलब है? दलाली, व्हाट डज दलाली मीन इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज? इट बेसिकली मीन्स मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब होता है देयर इज ट्रस्ट, ऑल द पार्टीज हैव ट्रस्टेड यू, दैट इज व्हाई दे हैव कम देयर। सीधी सी बात है। तो ये दलाली, इतनी क्रैश लैंग्वेज इस्तेमाल करना, फिर आप कह रहे हैं कि मैं इतने साल डिप्लोमेट था, तो मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है ना, पर क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर? कोई मतलब नहीं है, इसमें तो टिप्पणी करने लायक भी नहीं है ये बात। युद्ध की हालत में यह कहा जाता है कि आपका चरित्र स्पष्ट होता है, हाँ, कि युद्ध में आपका चरित्र स्पष्ट होता है। तो भारत पारंपरिक रूप से जो इस तरह के युद्ध रहे हैं, उनमें भारत उभर कर आया है एक ऐसी आवाज के रूप में जिसको दुनिया सुनती रही है। तो इस समय भारत का किस प्रकार का चरित्र उभर कर आ रहा है? हम किस तरह के मुल्क दिखलाई पड़ रहा है? वो देख लीजिए ना, सब दुनिया देख रही है। आप देखिए, अब मेरी बात सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री गए थे 2023 में
रशिया और वहां पे ये बता के आए पुतिन को, प्रेसिडेंट पुतिन को, कि दिस इज नॉट ए एरा ऑफ वॉर। अरे भाई, दिस इज द एरा ऑफ वॉर। वो इसलिए क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है, दूसरे का जन्म हो रहा है, तो जो पहले के रूल्स थे वो अब कोई मान नहीं रहा है। सो हर इंसान की जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है वो उसको बयान कर रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, यही तो है दिस इज द एरर ऑफ वॉर। वो पुतिन भी हंस रहे होंगे, पर ये हमने सोच बना ली है सरकार के अंदर कि दिस इज नॉट द एरर ऑफ वॉर। यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दागे मिसाइल और फिर कह दिया हमें सीज फायर चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये एक नैरेटिव होता है जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान मीडिया करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी मेनलैंड मीडिया के जो एंकर और एडिटर जो भी बने पड़े हैं वो निहायत बेवकूफ़ हैं, उनको अपना सब्जेक्ट नहीं आता है, वो पंपुअस है, एरोगेंट है और आइडियोलॉजिकली भी इंक्लाइंड है, बहुत सारे जुड़े मिले हुए हैं। तो ये दिक्कत है, और क्या है, क्या कह सकते हैं। मैं जब सड़क पर लोगों से मिलता हूँ, यहाँ तक कि अपने कई विद्यार्थियों से भी मिलता हूँ, तो उनका ये ख्याल है कि हमारी ताकत दुनिया में बहुत बढ़ गई है। अब हमारी बहुत पूछ होने लगी है, सारे लोग हमें पूछते हैं और इस समय वो खासे कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है और ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। अब देखिए सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, जैसे कि अभी जयशंकर ने कितने सालों साल बोला कि हम विश्वामित्र हो गए। अब वो कहाँ है विश्वामित्री, आप दिखाइए हमें। वही आपको कौन है जो आपको वो पाकिस्तान के साथ कहते हैं हम वहां पे जाके करेंगे वेन्यू। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आपको क्या लगता है कि दुनिया वाकई एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है? चीन, रूस और ईरान का ये इत्तेहाद क्या वाकई आलमी ताकतों को तवाज़ुन को बदल सकता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। हमें आपकी सोच जानकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अहम और हकीकत पर मबनी तज्ज़िये सबसे पहले मिलते रहें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।